हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा, हम फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर जिक्र आई जाता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप कहते हो कि ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो जो ये कंसंट्रेशन और डाइल्यूट जो टर्म्स है वो क्या बताती हैं? वो बताती हैं आपको कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होता है तो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है, और अगर कम प्रेजेंट होता है तो उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं और क्या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। पर इनका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है? राइट। तो इसको समझने के लिए हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। उस पर भी जाने से पहले हम सब बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर है ये, और ये बना होता है टू कंपोनेंट से। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिला देते हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होता है वो होता है लेसर इन क्वांटिटी। तो सॉल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी में कम है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम सॉल्यूट कह रहे हैं। और जो क्वांटिटी में ज्यादा है, विच इज लार्जर इन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यहां तक आप जानते हैं? यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक। तो लार्जर इन क्वांटिटी एंड लेसर इन क्वांटिटी का हमें समझ में आ गया। अगर लेसर है तो सॉल्यूट है, लार्जर क्वांटिटी है तो सॉल्वेंट है। अब जो ये सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ऐसे ही जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी वजह से जो सॉल्यूशन होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें बात क्या करनी थी? हमें ये पता लगाना था कि किसी सॉल्वेंट के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो उसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है, आप नोट भी करेंगे अपनी नोटबुक में। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ये टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, इनको निकालने के लिए हमें फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक है हमारा ग्रुप ए और दूसरा है हमारा ग्रुप बी। क्यों डिवाइड किया है? ग्रुप ए के अंतर्गत हम उन कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी करेंगे जो सारी की सारी हमारी होती हैं वॉल्यूम रिलेटेड, यानी कि जिसमें हम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। तो ग्रुप ए में पढ़ेंगे हम वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स और ग्रुप बी में पढ़ेंगे हम मास रिलेटेड टर्म। तो चलो, ये तो हमें पता चल गया कि हमने किस बेस पर ग्रुप ए और ग्रुप बी को डिवाइड किया है, किस बेस पर हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिवाइड किया है। पर मैम, ग्रुप ए में कौन सी आती है, ग्रुप बी में कौन सी आती है, ये तो बताओ। बिल्कुल, ग्रुप ए में आती हैं जो भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम, जिसको हम परसेंट वी बाई वी से भी शो करते हैं। दूसरी आती है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, जिसे हम परसेंट डब्ल्यू बाई वी से शो करते हैं। अभी आप बिल्कुल पैनिक ना हो कि क्या करा रहे हो, वी बाई वी, डब्ल्यू बाई वी, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन कराऊंगी, फॉर्मूला कराऊंगी, न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है। हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको क्लियर होगी, आराम से समझेंगे। पहले आप नोट्स बनाते रहें, साथ साथ नोट्स बनाते रहें, है ना। जहां भी आपको डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगी। तो परसेंट वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया। थर्ड है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। इसको हम शो करते हैं कैपिटल एन से।
नेक्स्ट है हमारी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी इसको हम शो करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप ए के वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गई। अब ग्रुप बी में मास रिलेटेड जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की मैं बात कर रही हूं उसमें कौन कौन सी आती हैं। पहला, परसेंटेज बाय वेट, इसको कहते हैं हम परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, वेट को हम डब्ल्यू से शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, थोड़ा सा इन सब के बारे में ना आपने इंट्रोडक्शन क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको आता होगा और मैं आप उस चीज को स्किप करा दूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए कह रही हूँ। मैं आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ। मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी, दिस इज मोलैरिटी, आर आ रहा है यहाँ पर, एल आ रहा है। मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से शो करते हैं, इसको एक्स से शो करते हैं। और इसमें और कौन आएगा, हाँ जी, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम कहते हैं शॉर्ट में, राइट। तो ये सब क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्लास 11th के लिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉन्सेंट्रेशन ग्रुप ए के अंदर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म ग्रुप बी के अंदर आती हैं। नॉर्मैलिटी जो आप पढ़ोगे वो आप 12th में पढ़ोगे या आप कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं वहां पढ़ते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन जो पीपीएम है ये भी बेटा आप 12th में पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ अपनी इस वीडियो में सारे कवर करेंगे, क्योंकि जो 11th में है वो 12th में भी जाएगा, और जो 12th में है वो कंपटीशन तो देगा ही। तो हम सारी चीजें अपने कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको हम 1 बाय 1 यही इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारी इसमें नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म का ये लेक्चर 1 है, जितना हम इसमें कर पाएंगे उतना करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए लेक्चर 2 में, बाकी हम उसमें कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से, दैट इज परसेंट वी बाय वी। परसेंट वी बाय वी क्या होता है, परसेंटेज वी बाय वी। देखो परसेंट लगा रहे हो आप, तो परसेंट का मतलब समझते हो, 100 में बात करोगे आप, 100 में वॉल्यूम निकालने की बात करोगे। एक बात, आप जब कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन करोगे, जितनी भी मैंने इधर 4 लिखी है, इधर 4 लिखी है, टोटल 8 टर्म्स लिखी हैं, इन सभी 8 टर्म्स में एक बात का ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूट हमेशा ऊपर की तरफ ऊपर आएगा, जिसे आप निकालना चाह रहे हो, जिसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट ऊपर आता है। और डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर ही तो सॉल्यूट को ढूंढ रहे हो। तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन नीचे आएगा और सॉल्यूट ऊपर आएगा। सॉल्वेंट सिर्फ एक ही केस में आता है, जब उस केस को पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, बाकी सब में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ही आता है। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, राइट। तो जब मैंने कहा परसेंट वी बाई वी, तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए ये ट्रिक समझने के बाद कि ऊपर तो सॉल्यूट ही होगा, इसका मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम है ऊपर वाला, नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होगा, और इस केस में सॉल्यूशन ही होता है, तो नीचे हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम सॉल्यूट तो सॉलिड होता है। जी नहीं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सॉल्यूट में भी लिक्विड, में भी सॉलिड, में भी गैस, ठीक है। तीनों में से किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, बस सॉल्यूट हम उसे कह रहे हैं जो कम है क्वांटिटी में। फिजिकल स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सॉल्यूट आपका लिक्विड है ना, तो आप वहां पर परसेंटेज वी बाई वी उसका कैलकुलेट करते हो, परसेंट वी बाई वी निकालते हैं वहां पर। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। दिस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मैंने कहा कि ऊपर सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, हम ये निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 100 में से निकाल रहे हैं, 100 में से निकाल रहे हैं, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ml में हम निकालते हैं, यहाँ पर ml में लेते हैं हम सॉल्यूशन की वैल्यू। ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली, ठीक है, डेफिनेशन को नोट करें, उसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे इसका फॉर्मूला। अगर इसका फॉर्मूला मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? परसेंटेज V by V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्लियर है? ये समझ में आ रही है बात? इनटू 100। अच्छा, कहीं पर किसी किसी बुक में एक और तरीके से फॉर्मूला लिखा होता है, वो भी बता देती हूँ आपको। वहां लिखा होता है वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट। बेटा क्योंकि सॉल्यूट की ही निकाल रहे होते हैं जनरली हम, तो वन कंपोनेंट, वो दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दो ही तो कंपोनेंट हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट का मतलब क्या मतलब हुआ? ऑल कंपोनेंट का इनटू 100 क्या मतलब हुआ? ऑल कंपोनेंट, अरे दो ही तो कंपोनेंट है और दोनों को मिलाने से ये सॉल्यूशन बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखो या वॉल्यूम ऑफ ऑल कंपोनेंट लिखो, एक ही बात है। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है। आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा शायद, मैं भी इसे इरेज कर रही हूँ। क्योंकि हमें ये चीज पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आती है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। आपको हमें दिया हुआ है 20% V बाय V, ठीक है, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, हमें ये कहा हुआ है और पूछा है कि इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इस लाइन का। तो 20% V बाय V ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में जो यूरिया है सॉल्यूट है, तो इस यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। और हमें कहा है 20% V बाय V, तो हमें क्या पता है? 20%, परसेंट मतलब 100, और 100 क्या है? बड़ी चीज है, हमारा सॉल्यूशन है ना। डिनोमिनेटर में हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऊपर है वहां पर सॉल्यूट होता है। तो क्या हो गया इसका मतलब? 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 20 ml, क्योंकि V बाई V है, इट इज 20 ml। 20 ml यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ आ गई ये बात? राइट तो अगर हमें 20% V बाई V दिया हुआ है, 30% V बाई V दिया हुआ है, 80% V बाई V दिया हुआ है, तो वो जो 80 है, 20 है, 30 है, वो सब क्या है? वो वैल्यू है सॉल्यूट की, ml में वैल्यू है सॉल्यूट की, और हमें ये कहा है कि वो जो सॉल्यूट है वो 100 में प्रेजेंट है, 100 पार्ट के अंदर इतना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमारी समझ में आ जाए। क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, लिखें। हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल, यहाँ पर इथेनॉल पूछा है हमें। हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर, राइट। तो इथेनॉल कितना ml है ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। और इथेनॉल को हमने किसमें मिलाया है? इसमें मिलाया है हमने 250 ml वाटर के अंदर हमने इसको मिलाया है। तो 250 ml जो वाटर है दैट इज अ सॉल्वेंट, इथेनॉल को हमने मिलाया है, इट इज अ सॉल्यूट, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एक सॉल्यूशन, राइट। इसने कहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेन 20%
V by V इथेनॉल। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है इथेनॉल और वाटर को मिलाकर कि जो इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 20% V by V हो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, परसेंट V by V दे रखा है। ठीक है, हमें सॉल्यूट की हमसे क्या पूछी है, वॉल्यूम पूछा है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम हमें गिवन है, सॉल्यूशन का गिवन नहीं है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। फॉर्मूला पहले लिखती हूं, परसेंट V by V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हमें नहीं पता है, और नीचे लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी नहीं पता है, इनटू 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। परसेंट V by V कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन का 20 होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमें नहीं मालूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का एडिशन। सॉल्वेंट तो पता है हमें कितना है, बेटा ये ध्यान रखना कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है। तो मैं सॉल्यूशन की जगह लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि 250 ml, बताओ, इनटू 100। यहां तक समझ में आ रही है बात, ये 0 से ये 0 चला गया, और इसको से कर लेते हैं 2 5 10। हाँ, तो क्या आ गया ये, अगर इसे फर्दर मैं सॉल्व करूं तो ये इधर चला जाएगा, V इथेनॉल प्लस 250 इज इक्वल टू हो गया 5V इथेनॉल। ये 5V इथेनॉल है, ये V इथेनॉल है, तो V इथेनॉल उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 250 इज इक्वल टू 4V इथेनॉल। और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 250 by 4, कितना आ जाएगा ये, 24 बच गया 10, 62.5 ml। ml में आएगा बेटा क्योंकि ये भी ml में था, सॉल्यूशन ml में होता है यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ये क्लियर हो गई यहाँ तक, ये फॉर्मूला देख लिया। अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की कोई वैल्यू दे रखी है, हम उसका मतलब भी बता सकते हैं। अगर हमें वैल्यू दे रखी है और हमसे सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछ लिया तो हम वो बता सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर सॉल्वेंट का दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर ही सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी परसेंटेज W बाई V। क्या है हमारी सेकेंड टर्म, परसेंटेज W बाई V। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब हमें देखने से यहाँ पर ये समझ आ रहा है, ऊपर वेट की बात कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड होने की संभावना ज्यादा है हमारे सॉल्यूट की। चलिए, तो अब इसका क्या, इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो W है, वेट की बात करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका फॉर्मूला लिखने जाएं तो क्या होगा, परसेंटेज W बाई V। मैंने आपको बताया कि ऊपर हमेशा सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी आता है लेकिन सिर्फ एक केस में आता है, वो केस स्पेशल है, अलग से बताया जाएगा आपको, अभी सॉल्यूशन ही चल रहा है। तो नीचे ऊपर आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस पर करते हैं एक न्यूमेरिकल, जिससे कि ये फॉर्मूले की और क्लैरिटी हो जाए हमारे माइंड में। क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखें, क्वेश्चन है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, पहली बात यहीं पे टोक रही हूं आपको, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट वहां वाटर है। आपको दे दिया बेटा उसने
उसने आपको दे दिया कि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर में डिसॉल्व है, भाई एक्वस दे दिया तो उसका मतलब सॉल्वेंट कैसा है हमारा, वाटर है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W/V। 30% W/V का मतलब बता सकते हो आप 30 ग्राम W, 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका। 30% W/V ऑफ यूरिया, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर, देखो आपसे क्या पूछ लिया, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ब्रैकेट में दी हुई है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, दैट इज 1.2 ग्राम पर ml। ये ग्राम और ml में ही है, और इस फॉर्मूले में भी सारी चीजें हम ग्राम और ml में यूज करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यूनिट की। तो यहाँ पे पहले जो हमें क्या दिया हुआ है कि 30% W/V है, यानी कि 30 ग्राम यूरिया है, और किस में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है, क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो क्वेश्चन को पहले हम और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए ये लिख लेते हैं, 30% W/V मीन्स 30 ग्राम यूरिया, देखो यूरिया का अमाउंट तो पता चल गया, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मैंने 100 ml वाटर नहीं बोला, 100 ml सॉल्यूशन बोला, वाटर सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन कहां से बनता है, यूरिया और सॉल्वेंट को मिलाकर बन रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन इन वाटर। तो अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछ रहा है सॉल्वेंट का मास ऑफ वाटर, पूछ रहा है सॉल्वेंट का मास पूछ रहा है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल वैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आती है आपको, सिंपल सी बात है। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये चीज पूछी है, ये चीज आपको गिवन है, और ये चीज आप निकाल सकते हो गिवन डेटा से, देखो कैसे। आपको W सॉल्यूट पता है, दैट इज यूरिया, और इसका अमाउंट 30 ग्राम है। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, और वो है 100 ml, ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता, 100 ml। दूसरा, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी भी पता है, दैट इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कराएगा, वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कराएगा, तो उसमें वहां पर एक फैक्टर होता है इंटरमीडिएट, दैट इज डेंसिटी। अगर डेंसिटी आपको पता है, गिवन है, तो वहां पर आप वॉल्यूम को वेट में और वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यूज करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा ये फॉर्मूला। तो मास इज इक्वल टू डी इंटू वी, मास निकालना है ना आपको, किसका, देखो बेटा फिजिक्स में मास और डब्ल्यू, मास और वेट दोनों अलग अलग चीज होती है, एक होता है एम, एक होता है mg। केमिस्ट्री में मास अगर कह रहे हैं, वेट कह रहे हैं, एक ही बात, ठीक है। तो वेट निकालना है आपको या मास निकालना है आपको, किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम पता है ना और डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, तो 1.2 इंटू 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 120 ग्राम आ गया आपका। तो भाई आपको W सॉल्यूशन पता चल गया 120 ग्राम, आपको W सॉल्यूट पता चल गया 30 ग्राम, आप W सॉल्वेंट निकाल लोगे, वेरी सिंपल, 120 इज इक्वल टू 30 प्लस W सॉल्वेंट, और W सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का कितना आ जाएगा मास, 70 ग्राम, दिस इज द आंसर, सॉरी 90 ग्राम, 90 ग्राम। क्लियर, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम अगली कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, और वो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली मोलैरिटी। जी हाँ, मोलैरिटी।
नाम एकदम मोल से जाना पहचाना है, क्योंकि यहाँ पर मोल्स ही यूज किए जाते हैं। मोल कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर ये वीडियो जरूर देख लें मोल कंसेप्ट की, जिससे कि आपके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। तो चलिए मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी, और ये हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है ग्रुप ए की। मोलैरिटी हमें क्या बताती है? मोलैरिटी कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, अब तक आपने जो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है वहां पर आपने अमाउंट लिया है सॉल्यूट का, या तो वेट की फॉर्म में लिया है या वॉल्यूम की फॉर्म में लिया है। अब हम मोल्स लेंगे। नाम में भी समझ आ रहा है, मोलैरिटी वर्ड आ रहा है, मोल वर्ड आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बार बार कह रही हूं नीचे सॉल्यूशन होता है, इन 1 लीटर। यहां पर 1 लीटर होगा। अब तक आपने दोनों जो पढ़े थे टॉपिक, V/V और W/V, उन दोनों में ml था, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो एक तो 1 लीटर होता है, सॉल्यूशन होता है, और नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं? सॉल्यूट के होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन। वॉल्यूम कौन है यहाँ पर? सॉल्यूशन है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n अपॉन v इन लीटर, ये है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना जानते हो आप, आपने मोल कंसेप्ट में 3 फॉर्मूले पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। यहाँ पर हम उनमें से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें मेनली क्या निकालना है बेटा? मैंने क्या कहा था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या बताती है हमें? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताती है। आपको सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है, नंबर नहीं निकालना, वॉल्यूम नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स की एक जो फॉर्मूला है वो है ये, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दूं तो मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दोनों किसके हैं? सॉल्यूट के हैं बेटा। सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 से आप क्या करेंगे? उसको डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस जो ये कंसंट्रेशन टर्म है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट, मैम आपने पहले दोनों की तो यूनिट नहीं बताई बेटे। पहले दोनों की यूनिट कैसे निकालोगे आप? वहां पर क्या है? ग्राम पर ml है, या ml और ml कट रहा था, है ना। जब आप V/V कर रहे थे वहां पर तो ml से ml कट जा रहा था ना, तो कोई यूनिट ही नहीं आ रही थी। ग्राम पर ml में यूनिट आएगी, और यहां पर जो यूनिट है वो क्या होगी? मोल पर लीटर, क्योंकि आपको पता है मोल तो हमारी यूनिट है। जो हमने यूनिट्स पढ़ी हैं, एसआई यूनिट पढ़ी है मेन, उनमें मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को निकालने की यूनिट होती है, और लीटर वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर हो गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? नोट कर लिया आपने? अब करेंगे इस पर एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। हाँ जी, तो क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको? इधर लिखती हूं मैं। क्वेश्चन गिवन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। इसे हमें क्या समझ में आ रहा है? वाटर इज अ सॉल्वेंट, ग्लूकोज इज अ सॉल्यूट, है ना। या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकता था, उसका मतलब भी यही था बेटे। एक्वस का मतलब तो वाटर में ही सॉल्यूशन होता है ना। इज लेबल्ड, एक बॉटल दी हुई है आपकी, आपको जिसके अंदर ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, और उस बॉटल पे लेबल कर रखा है 10% W/W। ये क्या? W/V, सॉरी, W/V, ठीक है। और आपसे कहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। समझ आई ये बात? ये बात समझ में आती है? आपको एक बोतल दी है जिसके ऊपर लिखा हुआ, आपको ये भी बताया है कि ये ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, और उसके ऊपर लेबल किया हुआ है। वो लेबल है हमारा 10% W/V। तो पहले हम इस 10% W/V का मतलब निकालते हैं, क्या होता है। 10% W/V का मतलब क्या है बेटा? 10 ग्राम ग्लूकोज
प्रेजेंट इन, ये मेरा प्रेजेंट होता है, जरा प्लस एनटी में प्रेजेंट ऐसे लिखती हूँ, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि W ऑफ सॉल्यूट पता चल गया हमें, दैट इज 10 ग्राम। और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया, दैट इज 100 ml। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको कंपाउंड पता है तो उसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास को ऐड करके मोलर मास निकल जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, W हमें गिवन है 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 होता है, आप निकाल कर भी देख लेंगे। C6H12O6, कार्बन के 6 एटम है, 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन होती है 16, 6 इंटू 16, इस सबको ऐड करोगे 180 आ जाएगा। मोलर मास 180, वॉल्यूम बेटा 100 ml है। मैंने कहा था कि इसको लीटर में लेना है, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी जीरो हट गई, आ गया 10/18। तो इसे मैं 2 से करूं, 5/9, और ये अगर सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा 0.55 मोल पर लीटर। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बॉटल के अंदर हमें दिया हुआ था उसकी जो मोलैरिटी होगी वो 0.55 मोल पर लीटर होगी। देखा, आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, और वो है हमारी नॉर्मेलिटी। देखो बेटा, नॉर्मेलिटी मैंने पहले भी बताया है कि सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन कंपटीशन में जब आप जाते हो, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम वहां पर पढ़ोगे, तो नॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है। आपको पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। मैं नॉर्मेलिटी होती है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल N से शो करते हैं, सॉरी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज ग्राम इक्विवेलेंट। वहां पर मोल थे बेटे मोलैरिटी में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? वहां पर क्या थे? मोल प्रेजेंट थे 1 लीटर में, उनसे हम डिफाइन कर रहे थे मोलैरिटी को, और नॉर्मेलिटी को हम ग्राम इक्विवेलेंट से डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मेलिटी का? ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के ही होंगे अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं? पहले हम यूनिट की बात कर ले, तो यूनिट इसकी यही होगी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी की यूनिट है। और ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो गिवन वेट है आपको, जो मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पुट करोगे और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। अब मैंने आपको पहले भी कहा है जैसे कि नॉर्मेलिटी में कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेकर आएंगे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो, जिसमें हम नॉर्मेलिटी को करेंगे डिटेल में स्टडी। अभी हमने ये 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी हैं, जो कि आती हैं हमारी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, क्योंकि इन सब में हमने वॉल्यूम को कंसीडर किया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इन वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन की टर्म की बात करते हो, तो ये जो टर्म होती है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। इसीलिए मैंने वहां पर लिखा भी था, बताया भी था आपको कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। जो वॉल्यूम जो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होती हैं।
क्योंकि जब आप टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हो तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा। और मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, V/V हो या W/V हो, सबके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हम एक्यूरेट प्रॉपर्टी या एक्यूरेट टर्म्स नहीं कहते किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हमने ये वाली सारी टर्म पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास रिलेटेड टर्म्स बेटा लेकर आएंगे, उनको पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बेटा पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।